आज हम आए हैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए। बलूचिस्तान में चल रहा था प्रोटेस्ट मतलब बलूचिस्तान का अपना एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अब तक का, जिसे बोला जा रहा था नेशनल गैदरिंग, वो ग्वादर में था। और उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोली है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोली है, जो किया बहुत देखने वाली चीज थी, बड़ी चीज थी। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। उधर खबरें जो हैं, मेरे पास जो वीडियोस हैं वो ये भी हैं कि गोली चलाई गई, मेरे पास ये वीडियोस हैं, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों के साथ एट्रोसिटी हुई, ऐसे वीडियोस हैं। लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली किसी को कंफर्म नहीं कर पाया, इसलिए मैं किसी को चलाना नहीं चाहता, ना मैं आपको दिखाना चाहता। हाँ, एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा। वो वीडियो ये है कि आज एक प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट क्वेटा में हुआ, और वहां जो क्या ये बोला जा रहा है कि बलूचिस्तान के ग्वादर में जो एट्रोसिटी हुई इन पर, उसके अगेंस्ट में हुआ, उसके खिलाफ हुआ। मेरे साथ मुजफ्फर चौधरी साहब बात करने के लिए, और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, मैं दोनों से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आज क्वेटा में प्रोटेस्ट हुआ। बलूचिस्तान हॉटबेड बन रहा है, क्यों बन रहा है आपको ये भी दिखेगा। ये बलूचिस्तान पोस्ट का वीडियो था, जो कि मैं उसे क्रेडिट दे रहा हूं साथ में। ये एक चीज कि ये इतने बड़े प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान पे अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, पहले आपके पास जाना चाहूंगा कि हमने देखा कि क्या सिचुएशन थी, क्या हालत है, और अब क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। एट्रोसिटी का नाम बताएं तो मेरे पास वो एक फोटो है, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि आज एक आदमी पकड़ा गया है जिसके पास ये बंदूक थी और ये वॉकी टॉकी था। उसका आई कार्ड भी साथ रखा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आई कार्ड है। वो इस भीड़ में शामिल था, इस भीड़ को सैबोटेज करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बलूचिस्तान क्या हाथ से फिसल रहा है? पाकिस्तान में कभी कोई चीज हाथ में थी ही नहीं, फिसल क्या रही है। पाकिस्तान को मुजफ्फर भाई हैं साथ में, पाकिस्तान को साथ में जबरदस्ती रखा गया, ठीक है ना। पाकिस्तान इज नॉट अ कोहेसिव थिंग। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी बनाई गई भारत से तोड़ करके, भारत के लोगों से रातों रात उनकी उनकी आइडेंटिटी छीन के, फिर उनके जो दिमाग हैं, जो उनके जहन हैं, जो उनकी मानसिकता है, उसको पिछले 70 साल से बदलने की अनवरत प्रयास की गई इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू। उसके बाद लोगों को यह कहा जाता है क्योंकि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें साथ में रहना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मुसलमान हो तो बाकी सारी जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट है उनको पूछ जाओ। तो पाकिस्तान का मुसलमान अपने मुसलमान होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। वो कीमत है सामाजिक, वो कीमत है उसकी ऐतिहासिक, वो कीमत है उसकी आर्थिक, वो कीमत है उसकी राजनीतिक, हर तरीके की कीमत चुकाता है। आखिर अब ये जो पाकिस्तान जब बना तो ये तो अजम्पशन था कि इस्लाम के नाम पे कंट्री बना लीजिए और वो बड़े आराम से चल जाएगी, सारे मुसलमान एक होते हैं, एक उम्मा है, सब मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को गले लगा के रखते। ये इस अजम्पशन पे बनाया गया था ना, और लोगों से उनकी आइडेंटिटी छीनी गई। ऐसा भी नहीं था कि चलो अगर भारत को तोड़ दिया तो जैसे था चलने देते, उनसे उनकी आइडेंटिटियां मिटवाई गई। कभी वन स्टेट बनाएंगे, कभी वन यूनिट बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। तो फिर कब उनके हाथ में थी? पाकिस्तान बनने के बाद से टूटता गया है, कम होता गया, वो जुड़ा कब है? भारत के बनने के बाद से जो नया ट्रांजिशन है, यानी रिपब्लिक फॉर्म में भारत के आने के बाद से भारत तो सिर्फ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। सिक्किम जुड़ गया, गोवा जुड़ गया, बहुत से और चीजें जुड़ गई। लेकिन पाकिस्तान के जो मेरे भाई बहन है उनको ये बात समझ में नहीं आती कि राजनीति और कल्चर दो अलग अलग चीजें हैं। लोगों का कल्चर मिला के और सिर्फ जिसे कह लीजिए इस्लाम की राजनीति के थ्रू आप सबको एक कर लोगे, असंभव है। इमरान खान जेल में क्यों है? उसके बाद नवाज शरीफ को क्यों भागना पड़ा था? उसके बाद उनकी हत्या क्यों की गई, बेनजीर भुट्टो की? उनके पिताजी की हत्या क्यों की गई? पाकिस्तान डर जब तक रहेगा लोग वहां पे एक रहेंगे। जिस दिन डर नहीं रहा पाकिस्तान रहेगा, मगर पाकिस्तान का ये फॉर्म नहीं रहेगा।
क्योंकि पाकिस्तान में से डर का साया हटा दीजिए तो पाकिस्तान के लोगों को समझ में आएगा कि वो बेसिकली हिंदुस्तानी है, वो बेसिकली भारतीय हैं। और वो जब जिस दिन इस बात को एक्नॉलेज कर लेंगे, इस पूरे के पूरे इलाके में, इस पूरे के पूरे इस हिस्से में, क्षेत्र में, आपको देखिएगा एक एक पीस, एक शांति की बयार बहने लगेगी। शांति यहां पे ऐसा नहीं था जब अलेक्जेंडर से पहले कहां किसी ने किसी के ऊपर चढ़ाई करी। एक दो कोई इंटरनल युद्ध हो जाते थे तो उस युद्ध की कहानियां बनाई जाती थी। अब तो शांति है ही नहीं। सो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो जाति की जा रही है कि वहां के लोग अपनी आइडेंटिटी को नहीं मान सकते, वहां के लोग अपनी शिनाख्त को नहीं दबा सकते, पहचान को बना सकते, सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास है, नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है, फिर भी उनको नहीं मिलता। सो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक चीज है कि बस मुसलमान हो, बस इसी में खुश रहो, हम तुम्हें मुसलमान बनाए रखेंगे, हम तुम्हारे पेट में खाना नहीं जाने देंगे लेकिन तुम्हें मुसलमान बनाए रखेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल देंगे लेकिन हम तुम्हें मुसलमान बनाए रखेंगे, हम तुम्हारे नेता को जेल में डाल देंगे, गोली से मरवा देंगे लेकिन हम तुम्हें मुसलमान बनाए रखेंगे। तो ये कीमत है बलूचिस्तान के फॉर्म में। वो बलूच लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, सिंधी हैं वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते, पंजाबी अपनी भाषा नहीं बोल सकता, पश्तून अपनी भाषा नहीं बोल सकता। सबको उर्दू बोलना है क्योंकि मुसलमान बनने के लिए उर्दू बोलना जरूरी है भाई। अब है कि नहीं, उतना भी जरूरी नहीं, अब तो अरबी बोलो। तो पंजाबी सीखे बेचारा, कि अरबी सीखे, कि अंग्रेजी सीखे, कि उर्दू सीखे, कि जाकर के पारसी सीख ले, वो बेचारा कौन सी भाषा सीख ले कि वो मुसलमान बन जाए, यही पता नहीं है। यही बात बलूचिस्तान में हो रही है। लोगों को मार दोगे, कोई अपनी बात कहेगा उसको गोली से मार दोगे। कुछ भी बात है उस पर डिस्कशन नहीं करना, डिबेट नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, उसको समझने का प्रयास नहीं करना, बस ये जो अलग बात कहे उसको गोली मार दो। तो यही होगा फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है। फिर यही है तो पश्तूनख्वा में होगा। मैं आज सुना था किसी पाकिस्तानी स्कॉलर को कि डरिए उस दिन से, ये मेरा कोट नहीं है, वो एक जैदी साहब है उनका कोट मैं कर रहा हूं, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए क्रेडिट उनको जाना चाहिए, मुझे ये बात उनकी बहुत समझ में आई। जैदी साहब ने कहा डरिए उस दिन से जिस दिन पठान तालिबान और पंजाब आर्मी लड़ेगी, डरिए उस दिन से। अब आते हैं हम मुजफ्फर भाई के पास। मुजफ्फर भाई, क्या ये सच में एक ऐसा चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं हमें आजादी चाहिए और पाकिस्तानी आर्मी उस पर एट्रोसिटी कर रही है, या जो दिख रहा है वो है नहीं? सच्चाई क्या है? देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इस वक्त। इनमें एक मसला बलूचिस्तान का है और आज का नहीं है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ अर्सा पहले महारंग बलोच भी इस्लामाबाद आकर बैठी रही और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बोला भी कि मेरे साथ आए, हमारे साथ बैठ के डायलॉग करें, हम कोई चीज़ ऐसी डिमांड नहीं कर रहे कि जो आप लोग पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोला, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का बताएं, हमारे लोगों का बताएं कि वो लोग कहाँ गए, कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो उनकी तादाद हज़ारों के अंदर है, कि जो गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ गए। तो उनको देखें, वहाँ पर देखें, ना तो गवर्नमेंट का कोई आला ओहदेदार वहाँ पर गया, ना ही कोई किसी ने कोशिश की। मीडिया को भी एक्सेस होने के बावजूद प्रेशर इतना था मीडिया के अंदर कि मीडिया के लोग भी जाकर उल्टे सीधे, बजाय ये कि उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते, अगर देखें किसी की माँ की बेटा उठाया गया हो जिसके बारे में पता ना चल रहा हो कि वो किधर है, किसी बहन का भाई ना मिल रहा हो, तो आप उसके जाके पहले सर पे हाथ रखेंगे, उससे हमदर्दी का इजहार करेंगे, उससे पूछेंगे, उससे दो बोल बोलेंगे कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके दुख के बराबर में शरीक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो जाते थे कि आप जी एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, आप जी स्टेट के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो वो बेचारी तो अपने भाइयों का पता करने आई थी, अपने कोई छोटी बच्ची अपने बाप का पता करने आई थी, कोई बूढ़ी औरत अपने बच्चे का पता करने आई थी, कोई जवान बहन अपने भाई का पता। वाटर कैनन, सख्त सर्दी के अंदर वाटर कैनन उनके ऊपर फेंका गया, उनको अगवा करके थानों के अंदर हब्से बेजा में रखा गया। तो ये एक ऐसा, वो फिर वो जाते हुए क्या कह के गई, महारंग बलोच का वो जुमला आज भी मेरे जहन के अंदर नक्श है। वो कह रहे कि हम यहाँ से आप लोगों की नफरत लेकर जा रही हैं। अगर यही उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाता, वहाँ के लोग उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते, लोगों ने भी कोई, मैं ये मुझे बहुत अफसोस, बहुत दुख की बात है कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भी उन माओं बहनों बेटियों के साथ जरा हमदर्दी नहीं दिखाई। कि होता है कि जाते हैं उनके साथ शरीक होते हैं, उनके धरने में जाकर बैठती और
उनको खाना पीना कुछ पूछते, कुछ चीजें उनको प्रोवाइड करती, तो ये मैंने देखा कि वो बिल्कुल लावारसों की तरह। तो जब ऐसा आप किसी के साथ सलूक करेंगे तो फिर वो क्या, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या डिमांड करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? तो वो यही कर सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं। तो बहुत एक दुख और अफसोस वाली बात है। उससे जो ज्यादा आप दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं और मेरे दोस्त हैं, आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो यहाँ पर एक जो बड़ी अफसोसनाक एक जो रवश चल पड़ी है, वो रवश ये है कि अभी हमने बन्नू के अंदर जो देखा कि बन्नू के अंदर भी लोग वो डिमांड कर रहे थे कि हमें अमन चाहिए, और उसी के अंदर किसी लोगों ने निकलकर फायरिंग की और बहुत सारे लोग वहां पर जख्मी हुए, कुछ लोग जो है उनकी कैजुअलिटी भी हुई। और जो इस तरह की चीज होती है उसके पीछे क्या हो जाता है जी कि हमारे जब कोई चीज कंट्रोल में ना आए, कोई चीज समझ में ना आए, कोई चीज को ये काबू में ना कर पाए, तो एक ही पाकिस्तान के पास एक हल होता है कि उसका इल्जाम क्या है जी, भारत के ऊपर लगा दो। अभी क्या है, यहाँ पर बात चल रही है जी कि जब भी ये मारंग बलोच या इस तरह चीज होती है, ये जी इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इमरान खान साहब वो कंट्रोल काबू में नहीं आ रहे, उनके लोग इतने लोग जो है वो अग्रेसिव हुए पड़े हैं कि हमारे लीडर को रहा किया जाए। अब क्या है कि जी वो पकड़े गए जी, उनके एक जो है जनरल सेक्रेटरी जो है हसन रऊफ को पकड़ा गया और बोला गया कि जी इसके पीछे जी इंडिया का हाथ है, इंडिया के लोग जो है वो इनको बताते हैं कि जी आप लोगों ने क्या करना, तो ये आगे वही चीजें सर्कुलेट कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, नवाज शरीफ जब पावर में था, जब वो उसके पास लोगों के जो मैंडेट भी था, उस वक्त क्या हुआ, उसकी शुगर मिल थी यहाँ पर। तो शुगर मिल के अंदर जी जो जितने मुलाजम है जी वो सारे जी इंडिया से आए हैं और गैर कानूनी तरीके, ये पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें, यानी कि जिसको भी डिमोरलाइज करना हो, जिसको बदनाम करना हो, जिसकी मुहिम को खराब करना हो, उसका लिंक यहाँ पर आसानी से उठकर जोड़ दिया जाता है भारत के साथ। जी इसके पीछे जी भारत का हाथ है। उससे पहले आपने देखा कि खान अब्दुल गफार खान कितनी बड़ी एक हस्ती है, बादशाह खान, क्या हुआ जी, उन्होंने जितनी कुर्बानियां, जितनी उन्होंने सेक्रीफाइस इस दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान के लिए उन्होंने दी थी, इस खित्ते के लिए दी थी, उसकी उनकी कुर्बानी को किधर जोड़ दिया कि जी वो पाकिस्तान से ज्यादा जी भारत से प्यार करते हैं जी। वो उनको देखे, उनको अभी तक उनकी जो पार्टी है उनको सही तरीके से पाकिस्तान के अंदर कबूल नहीं किया गया। वजह क्या है जी कि जी ये लोग जो है ये इल्जाम लगा देना, यानी ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि अपने गिरबान के अंदर नहीं झांकना, अपनी खराबियों को नहीं देखना, हम लोगों ने अपने फॉल्ट को नहीं देखना। यहाँ पर एक इजी सा काम है जी, ये गद्दार है मुल्क का, ये जी भारत का एजेंट है, ये जी मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रहा है। और भाई आप उन लोगों को, उनके बच्चों को आपने किधर गायब किया? सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले देखे कि सुप्रीम कोर्ट बार कह किया कि इनके बच्चों के बारे में बताएं इनको कि किधर हैं, इनके बहनों को, उनके भाइयों के बारे में बताएं कि वो किधर है। इन बूढ़ी औरतें जो रो रो के उनकी आंखों की बनाई चली गई है, उनको बताएं कि उनके आंखों का नूर किधर है। ये छोटी बच्चियां जो कि वो छोटी छोटी थी, जब अपने बाबा की गोद में खेला करती थी, अब वो जवान हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने बाबा के इंतजार में है कि उनके बाबा उनके घर में आएंगे। वो कहाँ है उनके बाबा? और बता दो सही भी यार, वो किधर गए उन लोगों को। लेकिन क्या है कि जी कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब ये हालात इस कदर एक्सट्रीम पर जा चुके हैं कि मैं एक पंजाब को नफरत देखें, वो नफरत क्या है, उन सब की नफरत कन्वर्ट हो रही है पंजाब की तरफ कि पंजाब, मैं पंजाबी हूं, मैं बलूचिस्तान में नहीं जा सकता, इतने हालात खराब हो चुके हैं। मुझे ये डर है कि मुझे रास्ते में मेरा आईडी कार्ड देकर और मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। वो लोग इतने एग्रेसिव हो चुके हैं और इतनी उनके अंदर नफरत आ चुकी है। हम सब लोग, इसमें मैं भी शरीक हूँ, इसमें मेरा, मैं अपना दोष मानता हूँ, इसमें मैं बराबर का शरीक हूँ कि मेरी वजह से उन बहनों के भाइयों का नहीं पता चल सका, उन माओं के बेटों का नहीं पता चल सका, उन छोटी बच्चियों के बाप का नहीं पता चल सका कि उसमें वो समझते हैं कि ये सारे लोग कसूरवार हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ उसका। लेकिन ये कब तक ये सारी चीजें होती रहेगी? कब तक ये हम आंखें बंद करके वो शुतुरमुर्ग की तरह हम रेत के अंदर सर दे के बैठे रहेंगे कि हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी? ये चीजें ऐसे कंट्रोल नहीं होगी। स्टेट को इसके ऊपर जब तक ये सही प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लेगी,
इनके मसाइल को हल नहीं किया जाएगा। वो उनकी डिमांड्स क्या हैं यार, उनकी डिमांड देखे ना, वो डिमांड क्या है, उनकी डिमांड ये है कि हमारे लोगों का बताया जाए, हमारे जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। तो क्यों नहीं देते आप उनका हक? मैं बहुत सारे ऐसे बलोच स्टूडेंट हैं कि जो कि फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, मेरी उनके साथ बातचीत भी होती रहती है। वो बड़े मायूसी का शिकार होते हैं जब पंजाब में आते हैं। वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल्स हैं, आपके यहाँ पर रोड्स हैं, कारखाने लगे हुए हैं, बेशक अभी कारखाने बंद है लेकिन लगे तो हुए हैं। कह रहे कि हमारा एक बंदा बीमार हो जाता है तो हमें वो उसको उठाकर पंजाब लेकर आना पड़ता है या उसको कराची लेके जाना पड़ता है, हमें तालीम हासिल करने के लिए पंजाब आना पड़ता है। तो हमारा हक नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी नहीं है कि हमें अच्छी तालीम मिले, हमें सेहत की सहूलियात मिले, हमें एक रोजगार मिले? तो कब तक हम उनका हक जो है वो दबाते रहेंगे? कब तक हम उन लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे? आखिर एक दिन उसका एंड होगा। तो वो उसी लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं इस मुल्क के अंदर, वो उनका हक खा रही हैं। वो उनके सरदार भी उसमें बराबर के शरीक हैं, जो कहते तो ये हैं कि हम बलोच के सरदार हैं, हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क की खातिर जान दे देंगे। वो अरबों खरबोपति बन गए हैं, लेकिन वहां का एक आम जो बंदा है वो 2 वक्त की रोटी खाने से बैठा हुआ है, पीने का साफ पानी नहीं है वहां पर, ट्रैवलिंग के लिए रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे उनके वहां पर कोई काम काज के लिए कोई उनके पास सहूलियात नहीं। तो वो क्या करेंगे? वो आप बता देना, आप बताएं, जब कोई बुनियादी सहूलत किसी शहरी के पास ना हो एक खास हिस्से के अंदर और बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर वो सारी सहूलियात हों, तो वो देखेगा नहीं, वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। वो क्या करेगा फिर? वो एहतजाज ही करेगा। तो मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, हमें उनके जो हकूक है, बुनियादी हकूक, वो देने चाहिए। और कब तक ये जबर का चलेगा? ये ज्यादा देर ये सिलसिला नहीं चल सकता ऐसे। राइट। मिश्रा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ऐसा ही तो कुछ बलूचिस्तान जो में जो आज मुजफ्फर भाई ने जो पिक्चर पेंट की या बताया, एक्चुअल पिक्चर पेंट नहीं हुई, बताया, रियलिटी है और ये हर जगह अवेलेबल है, जो बताया उन्होंने, ऐसा ही तो कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। तो क्या पाकिस्तान ने कोई सीख नहीं ली? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई सीख नहीं ली इससे? देखिए दादा, जो बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है फेडरलिज्म या यूनियन या और भी जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, वो रातों रात नहीं बनते। अब अगर आप लोगों को पाकिस्तानी की दृष्टि से या सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी से देखेंगे तो आपको उनके प्रति प्यार नहीं होगा। पॉइंट ये कि बलूच का रिश्ता पाकिस्तानी से क्या है, बलूच का रिश्ता पठान से क्या है, बलूच का रिश्ता पंजाबी से क्या है, बलूच का रिश्ता सिंधी से क्या है, और ये कैसे डिफाइन होगा? पॉइंट ये है कि जब आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेस का, संसाधनों का जो डिस्पोजिशन है उसको डिटरमाइन करने का अधिकार नहीं है। वो कह तो रहे कि एक देश में 2 दस्तूर नहीं मंजूर, ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि आप डरते हैं प्लूरलिज्म से, आप डरते हैं कि अगर कहीं बलूचिस्तान के पास अधिकार हो गया तो वो छूट जाएगा, वो टूट जाएगा। आप डरते हैं नेशनलिज्म से कि कहीं पश्तून नेशनलिज्म जाग गया, बलूच नेशनलिज्म जाग गया, सिंधी नेशनलिज्म जाग गया तो पाकिस्तान टूट जाएगा। ये डर उनको अंदर से खाया जा रहा है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसे नहीं होती चीजें। नेशनलिज्म को आप नहीं मार दोगे। हिंदुस्तान में क्या बंगाली नेशनलिज्म नहीं है, तमिल नेशनलिज्म नहीं है, तेलुगु नेशनलिज्म नहीं है, कि मलयाली नेशनलिज्म नहीं है, कि सिक्किम नेशनलिज्म नहीं है, मणिपुरी नेशनलिज्म नहीं है, कश्मीरी नेशनलिज्म नहीं है, बिहारी नेशनलिज्म नहीं है, राजस्थानी नेशनलिज्म नहीं है, हरियाणवी नहीं है, पंजाबी नहीं है। कौन सा नेशनलिज्म इंडिया में नहीं है? क्या भारत टूट गया? सभी कौमें अपनी अपनी आइडेंटिटी के अंदर खुश रहते हुए भी एक कॉमन कॉम बना सकती हैं, पर पाकिस्तान वो कॉमन कॉम नहीं है। जबकि भारत एक वो कॉमन कॉम है। लोग भारतीय होने के साथ तमिलियन है, और भारतीय और तमिलियन होने में किसी को कोई डर नहीं है। भारतीय और बंगाली होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि अगर हम भारतीय हैं तो हम बंगाली होना बंद हो जाएंगे, और अगर हम बंगाली हैं तो हम भारतीय होना बंद हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान में है ये प्रॉब्लम। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि कोई पश्तून हो गया तो वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनलिज्म बुरी चीज है। बना वो कौम रहे हैं, वो कौम ही बनाना चाहते हैं, मगर वो इस्लामिक कौम बनाना चाहते हैं।
उम्मा और कौम में क्या अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं है उम्मा और कौम में, एक ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस्लामिक कौम मंजूर है और जो एथनिक कौम है वो मंजूर नहीं है। ये मानसिक दिवालियापन जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी का, इसकी वजह से ये लोगों पे तशद्दुद करने लगते हैं। कोई सिर्फ पाकिस्तानी कैसे बन सकता है भाई? कैसे कोई सिर्फ पाकिस्तानी बन सकता है? उसकी मातृभाषा बलोच है, उसकी मातृभाषा पंजाबी है, उसकी मातृभाषा पठानी है, पश्तून है, उसकी मातृभाषा सराइकी है, किसी की सिंधी है। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तानी नहीं रहोगे। ये कैसा आइडिया है कि हम सिंधी बोलेंगे तो हम पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, हम पंजाबी बोलेंगे तो हम पाकिस्तानी नहीं रहेंगे? क्या कोई पंजाबी बोलता है? क्या इंडिया में पंजाबी गाने नहीं चलते? हम पिटी श्योर दादा, आप भी जब कार चला के कहीं लंबी ड्राइव पे जाते होंगे तो पंजाबी गानों का एंजॉयमेंट लेते होंगे। तो पंजाबी नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे फिल्मों में हिंदी फिल्में होती है, लेकिन क्या पंजाबी गाने नहीं आते? सारी फिल्में हिंदी हैं, लेकिन गाने और कल्चर पूरे पंजाबी दिखाए जाते हैं, हम भी उसको देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जो है वो करवा चौथ नाम का जो एक व्रत है वो पॉपुलर हो रखा है, जबकि हमारी तरफ नहीं होता था करवा चौथ। तो आपको पंजाबी कल्चर से डरना किस बात का? वो भी हमारा कल्चर है। हिंदी फिल्मों में पंजाबी भाषा, पंजाबी गाना, पंजाबी कल्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कोई डरना किस बात का भाई? सब हमारा, ये मानने की शक्ति तो लाओ। या हम ये कहें कि भारतीय कल्चर ये है और पंजाबी कल्चर कोई करेगा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे भाई। कोई गलती से गिद्दा पा दिया तो उसके मुंह में जीरा ठूस देंगे, अरे डंडा ठूस देंगे। ये क्या बात हुआ? तो पाकिस्तान जो है वो, मैंने कहा ना, पाकिस्तान इज अ लैंड जहां पे नॉलेज, विजडम और एनालिटिकल एबिलिटी का खात्मा हो जाता है। आप अगर इतनी बात कह दो कि तुम बलूच भी हो और तुम पाकिस्तानी भी हो, ये संभव हो सकता है, बात खत्म हो जाएगी। ये डर है कि वो बलूच हैं तो वो पाकिस्तानी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि या तो पाकिस्तानी या तो बलूच, या तो पाकिस्तानी या तो पश्तून, या तो पाकिस्तानी या तो सिंधी, ये जो कॉन्सेप्ट है आइदर और, ये उनको मार रहा है। क्योंकि भारत से तो इसीलिए टूटे थे ना। भारत में तो तुम मुसलमान भी हो, सिंधी भी हो, पंजाबी भी हो, सब भी हो, लेकिन इंडिया रहोगे। ये एक हमारी आइडिया है। हमारा आइडिया क्या है कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तुम तमिल हो, मुसलमान हो और उसके बाद कुछ भी हो, हमें किसी से कोई आइडेंटिटी से डर नहीं है। हम किसी की आइडेंटिटी को मारना, दबाना या कुचलना नहीं जानते। पाकिस्तान में नहीं है वो। कौमियत के नाम पे एक उम्मा के नाम पे कौमों को मार देना चाहते हैं और एक नई कौम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, और उसके बाद जब नहीं बनता तो कहते हैं हम हजूम है। भाई जब तुम कौमों को मारोगे, उनके कल्चर को मारोगे, उनके खान पान को मारोगे, उनकी भाषा को मारोगे, तो हुजूम ही तो बनोगे। पंजाबी पश्तून की तरह नहीं सोच सकता, पश्तून पंजाबी की तरह सोच नहीं सकता। हमारे यहाँ नहीं है। बंगाली जो है और तमिल क्या, सब एक से सोचते हैं, अलग अलग से सोचते हैं। लेकिन एक बंगाली भी कश्मीर के लिए जान देने को तैयार है, एक तमिल भी जान देने को तैयार है। ये एस जयशंकर साहब, ये कौन सा यूपी से आते हैं? एस जयशंकर साहब तो तमिलियन है, तो उनसे कोई बोला कि तुम तमिलियन हो, तुमको दबा के रखेंगे? भारत में प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री जी JN दीक्षित तमिलियन थे और उनको एक दीक्षित ने पाला था वहां पर बनारस में, और उसको उन्होंने दीक्षित का नाम ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। हमारे तो प्रधानमंत्री कभी HD देवेगौड़ा बन जाते हैं जो कर्नाटक से आते हैं, कभी IK गुजराल बन जाते हैं जो पंजाब से आते हैं, कभी मनमोहन सिंह जी बन जाते हैं जो सिख है, कभी जो है वो नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं जो गुजराती हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां दिल्ली की कुर्सी पे पंजाबी बैठा है, गुजराती बैठा है, तमिल बैठा है, तेलुगु बैठा है, कन्नड़ बैठा है, सिक्किम बैठा है, मणिपुरी बैठा है, नागालैंडी बैठा है, कोई बैठा है। हमें तो कोई दिलेवर का फर्क नहीं पड़ता। उसका रिलीजन सिख है, उसका रिलीजन मुसलमान है, उसका रिलीजन क्रिश्चियन है, हमें दिलेवर का फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक चीजों को नहीं समझ रहे हैं। इनका हर चीज का सोल्यूशन है इस्लाम है, वो भैया हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और वो ये नहीं समझ रहे कि हर चीज का प्रॉब्लम। खैर अब क्या बोले, तो मैं यही कहूंगा कि ये समझ की देन है। न तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, न तो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, न तो मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, न तो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये 80 तो बसी है। अब इनके एक एक्स में उनको सुना था एम्बेसडर साहब को, वो कहते इंडिया में किसी क्या नाम है, आर्मी के उस पे ठिकाने पे किसी आतंकवादी ने हमला किया। कहे जी ये तो होता ही है, ये तो लॉ ऑफ वॉर के अंदर में है। ना तो उनको लॉ ऑफ वॉर की समझ है,
ना तो किसी और की समझ है, कह रहे वो लेजिटिमेट टारगेट है। कश्मीर में जो है वो जंग आजादी चल रही है, इस्लाम के नाम की आजादी चल रही है ना, इस्लाम के नाम पे कश्मीर की आजादी लेना चाहते हो तो टीटीपी से क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ रहे हो टीटीपी से? बड़ा अच्छा काम है, वो जैदी साहब को फिर से कोट करूंगा, उन्होंने कहा जब दाइश ने कुर्दिशों को बनाया अपनी वो दिया, तब तो तुम कुछ नहीं कर पाए। जब ये तालिबान आएंगे ना यहाँ पे, इन्हीं के घर की बच्चियों को वो लौंडिया बनाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग फिरके हैं। बहुत अच्छी बात कही वो जैदी साहब ने। तो इनको एक चीज करना है, रिलीजन को बड़ा अच्छा काम, मैं जो बात बार बार समझाता हूं कि रिलीजन पर्सनल मैटर है, बाकी मैटर जो एक बलूच का दूसरे बलूच से नाता कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस नहीं हो सकता। रिलीजन आपका दो इंसानों के बीच का नाता नहीं होता है, रिलीजन इंसान और भगवान के बीच का नाता होता है। तो इनका तो बेसिक स्लोगन पाकिस्तान का गलत है कि तेरा मेरा नाता क्या। अरे भाई, तेरा मेरा नाता पंजाबी, तेरा मेरा नाता बलूची, फिर कोई पूछे कि भगवान का और तेरा नाता क्या, तो वो फिर आपका जो ईश्वर आपको मन में पसंद हो वो आपका वही भगवान हो गया। राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मुजफ्फर साहब से, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा हमारे साथ वी हैव 703 पीपल लाइव एट द मोमेंट विद अस। मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भी मुजफ्फर साहब रॉक स्टार है, रॉक स्टार, इनकी वजह से आ जाते हैं लोग। और मुजफ्फर साहब का अपना चैनल है परफेक्ट, मुजफ्फर साहब आपके चैनल का नाम परफेक्ट रिएक्शन, उस पे ये अपने व्यूज देते हैं। इन्होंने बीच में कुछ किसी वजह से बंद कर रखा था, दोबारा स्टार्ट किया है, उस पे जाए। नहीं बंद हुआ था यार, चल रहा था इनका, चल रहा था। अच्छा, मैं मुझे ये पता था कि ये काम इन्होंने बीच में किसी वजह से। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का अपना चैनल अभिषेक मिश्रा, उसे जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर देखें कि क्या बोलते हुए। मुजफ्फर साहब, बैक टू द थिंग, एक पाकिस्तान के साइड टूटा था इसी वजह से कि हमारी तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, तुम बंगाली हो, हम मार्शल कौम हैं, इसी वजह से बांग्लादेश टूटा। अब दोबारा क्या पाकिस्तान ने कोई सबक ली है या नहीं? बलूचिस्तान में भी वही हो रहा है दोबारा? देखिए, बहुत ज्यादा हालात उसी डगर पे जा रहे हैं कि जैसे 1971 में थे। उस वक्त भी जो हकूक थे, बात हकूक की थी कि उस वक्त भी हकूक उनके बंगालियों के हक नहीं दिया गया। वो उनकी जो पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की, वो जीती, अक्सरियती पार्टी थी। और जो यहाँ के जो उस वक्त के अपने आप को वक्त के जो फ़िरौन, मैं उनको बोलूँगा, उन्होंने फैसला किया कि उनको रूलिंग पावर नहीं देनी। तो उस वजह से उन्होंने ये तो बंगाली होते हैं जी, ये ऐसे होते हैं, उस वक्त उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि इनको तो ना खाने का पता है, ना इनको पीने का पता है, ना इनको पहनने का पता है। बंगालियों के बारे में उस वक्त ये पाकिस्तानी लोग, जो मगरबी पाकिस्तान था उस वक्त, उनकी सोच ये थी कि इनके हम इक़्तिदार इन लोगों के हाथ में दे दें। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जी वो मुल्क के दो टुकड़े हो गए। तो अब वो उस मुल्क के दो टुकड़े जो हुए थे, उसका इल्जाम किसके ऊपर डाल रहे हैं? ये मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तानी जो माइंड सेट है, इसके अंदर हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, अपनी गलतियों को देखकर अपने आप को ठीक नहीं करते। हम जो भी काम होता है आप के ऊपर डाल देते हैं कि जी वो अगर बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, तो भारत की वजह से हुए हैं, भारत ने ये सारी साजिश की थी, भारत की ये प्लानिंग थी। और भाई, प्लानिंग क्या थी? आप मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार सौंप देते तो ये कभी भी मुल्क जो है उसके दो टुकड़े ना होते। तो ये अभी भी हालात उसी डगर की तरफ जा रहे हैं कि जब एक मुल्क के अंदर आप दो निज़ाम चला रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है वो एक तरफ चल रहा है, जबकि बलूचिस्तान या इस तरह के कुछ एरियाज हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो आपको अपनी गलतियों से देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमने पहले भी ऐसी गलतियां की हैं जिससे मुल्क के टुकड़े हुए हैं। लेकिन मशवरा किन के साथ होता है कि जो लोग नहीं चाहते कि बलोचों को उनके राइट्स मिले, जो उनके हकूक मिले, उन्हीं लोगों से मशवरा किया जाता है, उनकी हदायत पर ही अमल किया जाता है। और वो मशवरा क्या देते हैं कि इनको अपनी ताकत के जोर से इनको कुचल दो, इनके ऊपर प्रेशर डालो, इनकी बात ना सुनो, इनको ऐसे ही रगड़ा लगाओ, इनको ना तो सेहत की सहूलियात दो, ना इनकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दो, ना ही इनको इनके बच्चों को रोजगार दो, और इनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो कब तक ये आप इस तरह किसी को उसका हक उनसे दूर रखेंगे? गैस, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी गैस है, वो
सुई के मुकाम पर निकलती है, बलूचिस्तान के अंदर से निकलती है, और उनको बलूचिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर शहर हैं उनको गैस मिलती ही नहीं है। बहुत सारी बिजली जो है वो बलूचिस्तान के अंदर से पैदा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी जो बलूचिस्तान के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हम बलूचिस्तान से निकाल कर जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप देखें कि डेवलपमेंट के कितने काम हैं जो बलूचिस्तान के अंदर होते हैं, ना होने के बराबर हैं। तो ये जुल्म और ज़्यादती जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब आप अपनी गलतियों को गलती समझेंगे ही नहीं, आप अपनी गलतियों जो भी जितनी भी गलतियां हम कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये हमारा हक है, हम बलोचों को दबा देंगे, ये मैं क्योंकि मेरे पास पावर है। ऐसे ही मुशर्रफ ने किया था। मुशर्रफ ने क्या किया, अकबर बुख्ती जैसा एक जो इस मुल्क का एक बहादुर सरदार था, जो कि इस मुल्क का वफादार था, उसको जाकर मार दिया। उसने क्या डिमांड किया था कि भाई तुमने जो चौकी बनाई है वो हमारे घरों के ऊपर बनी है, तो आपकी जो चौकी की वजह से हमारे घरों के अंदर पर्दा पड़ता है, तो आप अपनी चौकियों को साइड पे ले जाओ। तो उसके एहतजाज पे वो जो अकबर बुख्ती हैं वो नाराज हो गए थे, और वो तो क्या है, वो जहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी उसी पनाह गाह के अंदर ही उनको इन लोगों ने शहीद कर दिया। ये जुल्म, मैं ये फिर वही कहता हूँ कि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलता। ये जब अगर हमारी जो हुकूमत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं जिनके पास पावर है, अगर उन्होंने अपनी गलतियों से ना सीखा और इस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज इसके बरामद हो सकते हैं। बिल्कुल सही कि अगर कहीं पे भी लोग आपके खिलाफ हो जाएं, पीपल गो अगेंस्ट यू, तो उस एरिया को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं 31 मिनट्स डाउन द लाइन, 756 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। मैं फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, और उसके बाद विल कम बैक। वो क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्वेश्चन शाडो साहब ने पूछा है। शाडो जी पूछ रहे हैं कि क्या आजकल भी ईरान से फ्यूल की स्मगलिंग चालू है या नहीं? अभी तो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले DGISPR ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फ्यूल स्मगलिंग चल रही है। अच्छा, उस पे और किसी ने कमेंट किया था कि फ्यूल स्मगलिंग तो चल रही है भाई, तेल तो ऐसा आतंकवादी नहीं है जो कि कच्चे रास्ते से आ जाएगा, रोड से आएगा, और रोड से आएगा तो आपकी आर्मी वहां चौकसी कर रही है, आपकी आर्मी वहां पे चेकिंग कर रही है, तो तेल कैसे आ रहा है? मुंह में भर के ला रहा है वो आदमी तेल तो टैंकर में आएगा, टैंकर तो दिख रहा है। तो ये चौकसी कैसे चल रही है, और क्या तेल की स्मगलिंग से भी आर्मी कमाती है? ये मिश्रा जी मुझसे पूछा तेल के बारे में। डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब का नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया लगता है जी। मैं जितनी देर डॉक्टर साहब का नेटवर्क बोल रहे मैं बता देता हूँ। मैं एक जगह पर बैठा था, वहां पर एक पेट्रोल पंप ऑनर जो था वो मौजूद था, और इसी मौजू के ऊपर हमारी बात हो रही थी कि जो ईरानी तेल है वो भी पंप के ऊपर सेल हो रहा है। ये बॉर्डर के ऊपर एरिया था, यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के दरमियानी इलाका है, और वहाँ पर तीनों जो ये प्रोविंस है वो मिलते हैं, और ये पेट्रोल पंप वहाँ पर मौजूद है। तो उसने बोला कि भाई हम जितने 1000 लीटर चाहें हम ईरानी पेट्रोल जो है अपने पास मंगवा सकते हैं। वो कहते हैं कि सीधी सी बात है, हमारी डील होनी है, हमने जो है वो पैसा ट्रांसफर करना है और हमें जो है पेट्रोल मिल जाएगा। तो ये इजीली पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ईरान का जो पेट्रोल है वो उसकी रसाई मुमकिन है। बहुत सारे, एक पेट्रोल पंप नहीं है, ये तो एक पेट्रोल पंप की मैं बात आपको बता रहा हूँ। इस तरह के पता नहीं कितने पेट्रोल पंप हैं जहां पर बिकता ही ईरानी पेट्रोल है, और वो सस्ता है क्योंकि वो तकरीबन 100 रुपए का डिफरेंस पड़ता है। जब पहुंच होती है पेट्रोल की तो इनको कमीशन दे के सारा कुछ ये करा के भी तकरीबन वो 50-60 रुपए जो आम पेट्रोल है उससे इनको बच जाते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं कि ईरानी जो दूसरा जो पेट्रोल है उसके साथ साथ ईरान का पेट्रोल भी मिक्स करके वो बेच देते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो पाकिस्तान के जो उस एरियाज के पेट्रोल पंप हैं, आप अगर आपकी अपनी कोई ऑयल की एजेंसी है तो ये मामूली बात है कि आप ईरान का पेट्रोल मंगवा लें। इतनी सख्त चेकिंग, जहां से कोई बंदा इधर नहीं आ सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता, और ये सारी चीजें इतनी कंट्रोल के अंदर हैं, तो पूरे के पूरे कंटेनर कैसे आ जाते हैं, वो कैसे ये सारा सिलसिला हो जाता है, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ। और ये मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता।
नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभिषेक साहब, डॉक्टर अभिषेक से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डॉक्टर अभिषेक से पूछा भी था। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स एंड देन विल पुश ऑफ। देखिए, स्मगलिंग होती है उस चीज की जहां पे आप नाजायज कानून लगा के वो काम करने के लिए लोगों को रोक दें जो काम वो नॉर्मली करते हैं। यानी कि अब जैसे अब सोना है, लोगों को पसंद है, आप कह रहे हो हमारे देश में मत लाओ, बाहर से लाओगे तो ये हम उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो लोग फिर उस तरीके के एक्शन करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी डिमांड रहती है। सो पॉइंट ये कि फ्यूल तो चाहिए। आईएमएफ के कहने पे आपने प्राइस बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिए, और वो टैक्स का बर्डन कोई पेट्रोल कंपनी तो लेती नहीं है, सरकार तो लेती नहीं है टैक्स का बर्डन, क्योंकि सरकार तो टैक्स लगा ही इसलिए रही है कि पैसा आए और वो पैसा से आईएमएफ का बिल चुकाए। तो जब आपके पास इतने टैक्स हैं कि वो पेट्रोल जो है वो 150, 200, 250, 300 लीटर रुपए बिकेगा, और एक साधारण सा आदमी जो 50,000 रुपए पर महीना कमा रहा है या 40,000 रुपए महीना पर कमा रहा है, जहाँ पे उसको 4 बच्चों का घर भी चलाना है, क्योंकि वो तो अल्लाह की तौफीक है 6 बच्चे, उसके बाद जो है आपको चलाना है, क्या नाम है, अपने माँ की इलाज कराना है, उसके बाद अपना घर भी चलाना है और ऑफिस भी जाना है गाड़ी से। तो अगर उसमें मैं, हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, एक कल की न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी अफसोसनाक खबर है। गुजरांवाला के अंदर एक तकरीबन 50-60 साल की महिला थी, उसके अपेंडिक्स का या उसका कोई ऑपरेशन था, उसने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे। तो जितने पैसे इकट्ठे किए थे उतना उसके बिजली का बिल आ गया बेचारी का। तो उसने अपनी बेटी के सामने वो बिल अदा किया, पहले बिल अदा करके वो आई है और गंदे नाले के अंदर उसने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली कि उसके पास अब अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने जो पैसे रखे थे वो बिजली के बिल की वजह से उसने बिजली का बिल अदा कर दिया, और बिल अदा करते ही फौरन ही वो गंदे नाले पे गई है और उसने वहां पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली अपनी बेटी के सामने। ये हालात बन गए पाकिस्तान के। बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है। यस डॉक्टर साहब, चले इसमें तो इसमें या मेरा ये है कि माता जी की जो आत्मा है उसको ईश्वर शांति दे, अल्लाह शांति दे। देखिए, मैं यही बात है ना, लोगों का दुख दर्द नहीं समझ रही है। और स्टेट, देखिए पाकिस्तान के स्टेट को चलाने के लिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो लोगों की जिंदगियां हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो लोगों के अरमान है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है लोगों की शिनाख्त, लोगों की पहचान, उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो है लोगों का इतिहास, उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो है झूठ को फैलाना। सो पाकिस्तान की चलाने के लिए लोग पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए अपनी निजी अब जो समझ लीजिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा कहीं के लोग मुहब्बे वतन नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान को बनाने के लिए पाकिस्तानी न होते हुए भी वो अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी सब चीज का दांव पे लगा चुके हैं। क्योंकि मैं मानता हूं मिट्टी से प्यार करने वाली इस देश में जो सबसे बड़ी कौमें हैं उसमें इंडिया हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रेंच हो गई, सब मिट्टी से जुड़ी कौमें हैं। लेकिन पाकिस्तान मिट्टी से जुड़ी कौम नहीं है, इसलिए उस कैटेगरी में पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी बने रहने के लिए जो कीमत चुका रहे हैं वो उस माँ ने चुकाई है। वो इलाज की कीमत है, वो खाने की कीमत है, वो महंगाई की कीमत है, वो सपनों की कीमत है, वो बेइज्जती की कीमत है कि आपका पासपोर्ट देखते ही आपको अलग निकाल दिया जाता है। ये पासपोर्ट आपको देख के इसलिए, आपका पासपोर्ट देख के आपको अलग इसलिए निकाल दिया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तानी बने रहना चाहते। बनो पाकिस्तानी, मगर जो पाकिस्तान की आपने डेफिनेशन दी है कि नफरत, दूसरा घटिया है, हम अच्छे हैं, सब बेकार है, हमारा हम ही बेहतरीन है और बाकी सब बेकार है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो उस बूढ़ी माई को भारत की ओर से हम सब यही कहेंगे कि माता जी आपका जहां भी आत्मा होगा शांति मिलेगी, और आप जब दोबारा आएंगी पृथ्वी पर तो आपको एक अच्छा पाकिस्तान देखने को मिले, यही हम मनोकामना कर सकते हैं। पर पाकिस्तान अपना भला खुद नहीं चाहता। वो पाकिस्तान एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके लिए उसके सिटीजन्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिटीजन्स की भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान रहना चाहिए, पाकिस्तानी रहें या ना रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पाकिस्तानी आप कब नहीं रहते? जब आप अपने इतिहास को जान जाते हो तो आप पाकिस्तानी नहीं रहते।
आप पाकिस्तानी कब नहीं रहते? जब आप सच बोलने लगते हो तो आप पाकिस्तानी नहीं रहते। आप कब पाकिस्तानी नहीं रहते, यानी एक पाकिस्तानी कब मरता है? जब उसको पता चलता है कि हम कौन है, उसी दिन उसके अंदर का पाकिस्तानी मर जाता है। जब एक पाकिस्तानी को पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके अंदर का पाकिस्तानी मर जाता है। जब एक पाकिस्तानी को पता चलता है कि उसका इतिहास क्या है, उसके अंदर का पाकिस्तानी मर जाता है। जब एक पाकिस्तानी सारी दुनिया से प्यार करने लगता है, चाहे वो लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वो गले लगाना चाहता है, वो सबकी दस्तार पहनना चाहता है, उस दिन उसके अंदर का पाकिस्तानी मर जाता है। और पाकिस्तानी को जिंदा रखने के लिए इन सब से नफरत करवानी बहुत जरूरी है। आज बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान में हैं जो मर चुके हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं, वो डरते हैं। मैं वापस जाऊंगा मुजफ्फर साहब के पास। मुजफ्फर भाई, आपने ये बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट बताया। इससे पहले भी हमने देखा है, एक आदमी ब्रिज से लटक गया, उसके हाथ में बिजली का बिल था। क्या बिजली के बिल वाकई में इतनी ज्यादा आ रहे हैं? मेरा बिजली का बिल खुद 5,000 था, मैं मानता हूँ 5,800 के आसपास था। लेकिन ये मैं यूपी में बात कर रहा हूँ, यूपी में था बिल नॉर्मली। यानी वो पाकिस्तानी करीब 24,000 रुपए हो गया। हाँ, पाकिस्तानी करीब 24,000 हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान में बिल्स कैसे हैं और महंगाई किस लेवल पे, अगर आप कुछ बता पाए हमें तो। मुजफ्फर भाई का कितना बिल आया इस बार? मेरा पिछले माह जो है 35,000 बिल आया था। हम घर में एक पंखा चलाते हैं, पूरी फैमिली एक पंखे के नीचे बैठे होते हैं। जब वीडियो ये मैं बनाता हूँ तो मैं ये दूसरा पंखा चलाता हूँ, या लाइट ये चलती है, और रात को ये सारी चीजें बंद करके थोड़ी देर के लिए फिर हम एसी चलाते हैं। ये इस तरीके से मैनेज करके भी मेरा 35,000 जो है वो बिजली का बिल आया। लेकिन अभी इस माह फिर से तकरीबन 10 से 15 रुपए यूनिट के बढ़ चुके हैं, और मुझे अंदेशा है, खतरा है कि ये 50,000 से ऊपर इस माह मेरा बिजली का बिल आएगा। और आप देखें कि ये सारी चीजें मैनेज करके कि हम बंद करते हैं, और जो पंप है वो थोड़ी देर के लिए चलाना है, ये सारी चीजें करके ये इतना बिल हमारा आ रहा है। और आम जो घर हैं जिनके पास सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चलती है, उनका 10 से 15,000 उन बेचारों का बिल है कि जो एक पंखा ही सिर्फ चलाते हैं या एक लाइट जलाते हैं, 15,000 उनका बिल आ रहा है। अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह ही 15 से 20,000 है या 25,000 है, वो घर के 2 अफराद काम करने वाले, मियाँ भी काम करता है, उसकी बीवी भी, वो 30,000 कमा के ले आते होंगे। तो वो 30,000 में 15,000 उन्होंने बिजली का अगर बिल दे दिया, तो अगर वो किराए के मकान में रहते हैं, उसका किराया भी देना, कोई घर में दाल सब्जी ये सारी चीजें लेकर आनी है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसके लिए मेडिसिन लेके आनी है, तो ये कहाँ से सारी चीजें मैनेज होगी? नहीं हो रही। इस वजह से बहुत सारे इलाकों में खुदकुशियां हो रही हैं, लेकिन कोई हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं कर रही, ना ही कोई सोच रही कि किस तरीके से लोगों को जिंदा रहने दिया जाए। ये तो है ना कि आपने उनको सहूलियत देनी है, उनको बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, वो नहीं है। अभी तो सर्वाइवल की जंग यहाँ पर चल रही है कि मैंने जिंदा अगर रहना है तो किस तरीके से रहना है। लोगों ने पहले जिनके पास बाइक्स है वो अपने बाइक्स बेच दिए, जिनके घरों में फ्रिज थे उन्होंने फ्रिज बेच दिए, किसी के घर में अगर एसी था तो उसने एसी बेच दिया, किसी के पास अगर कोई जेवर था, कुछ बालियां थी, कुछ कांटे थे, कुछ कोई इस तरह कोई बालियां थी, कुछ चूड़ियां थी, वो बेच के उन्होंने अपने घर के बिजली के बिल अदा किए हैं। लेकिन जब सारा कुछ खत्म हो गया, अब एंड में ये है कि वो यही सोच रहे हैं कि अब इस दुनिया से ही जो है वो गुजारा खत्म कर लें, अब वापसी का सफर जो है बांध लें। लेकिन कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई किसी किस्म का को हमें रिलीफ मिलेगा इस अवाम को, कोई जिंदा रहने के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ एफर्ट करेगी कि ये लोग बच जाएं। जो आईएमएफ कहती है जी अब आप 3 रुपए यूनिट बढ़ा दें तो वो बढ़ा दिए जाते हैं। आईएमएफ कहती है जी 10 रुपए यूनिट बढ़ा दें, बढ़ा दिए जाते हैं। आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट्स किए बहुत ज्यादा कॉस्टली किए। चाइना के आईपीपीज हैं, उनकी मर्जी के रेट जो है वो आईपीपीज को दिए जा रहे हैं, और सारा का सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर ही डाला जा रहा है। कारखाने फैक्ट्रियां वो सारे के सारे बंद हैं। तो बहुत ही एक दुश्वार जिंदगी हो चुकी है आम पाकिस्तानी की, उसका जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। राइट, बहुत मुश्किल हो चुका है। और मुझसे गुल्लू गुप्ता जी ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहोगे? भाई, कवरेज के लिए, किसी भी रिपोर्टिंग के लिए, आने वाला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके लिए है तो मैं जाना चाहूंगा।
बाकी वहां परमानेंट रहने के लिए तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वही नहीं रहना चाहते, तो मैं वहां जाके क्या करूंगा। थैंक्स अ लॉट दोनों के दोनों, मुजफ्फर भाई और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। 857 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुजफ्फर चौधरी जी का चैनल, उस पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपको और बेटर कंटेंट देंगे, लेटेस्ट न्यूज देंगे। न्यूज अगर सबसे पहले कोई दे रहा है तो आज भी मैं ही दे रहा हूं, हमारा चैनल दे रहा है। और साथ में आपको और नए टॉपिक के साथ जल्दी एक और टॉपिक में साथ मिलेंगे। अभिषेक मिश्रा जी का भी एक चैनल है जिसमें उनके व्यूज होते हैं, जाए अभिषेक मिश्रा नाम से, जाए सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट सबको, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।